2022 में तमिलनाडु के एक गांव का किसान अपने लोन को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन को बेचने निकला। तब उसे लोकल अथॉरिटी से पता चला कि वो ज़मीन तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है और उसे उस ज़मीन को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लानी पड़ेगी। और बाद में जो पता चला उससे पूरा तमिलनाडु हिल गया। बाद में पता चला कि वो पूरा गांव ही तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया हुआ है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास 38 लाख एकड़ तक की जमीन है, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। डिफेंस और रेलवेज की बात में सबसे ज्यादा लैंड आज वक्फ बोर्ड के पास है। सोचो, एक ऐसा बोर्ड जो कि इतना अमीर है, जिसके पास इतना पैसा है, जो कि मुस्लिम की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन आज भी इंडिया में मुस्लिम ही सबसे ज्यादा गरीब है। क्यों वक्फ बोर्ड को ना ही गवर्नमेंट हाथ लगा सकती है और ना ही कोर्ट? क्या वक्फ बोर्ड के पास में इतनी पावर है कि वो किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकते हैं? और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर वक्फ बोर्ड मुस्लिम की अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया था तो आज भी इंडिया में मुस्लिम सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये वक्फ आखिर है क्या। वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रोकना या होल्ड करना। इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी प्रॉपर्टी या एसेट को अल्लाह के नाम पे दान कर देना, ताकि उसका यूज किसी अच्छे काम के लिए किया जा सके, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे बनवाने के लिए। और इन एसेट या प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को भी सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पज के लिए होना चाहिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। और अगर एक बार किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर ली, उसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है। ये दान परमानेंट होता है, जिसे ना तो कभी बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है उसे बोला जाता है वकीफ। और जो मैनेजर या फिर केयर टेकर होता है, जो उस प्रॉपर्टी को बाद में मैनेज करता है, उसे बोला जाता है मुतवल्ली। लेकिन ध्यान रहे, मुतवल्ली एक मालिक नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक केयर टेकर होता है। वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, बल्कि सिर्फ मैनेज कर सकता है। वक्फ सिस्टम को मैनेज करने के लिए हर स्टेट में एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, जो उस राज्य में वक्फ की गई सारी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड रखता है, उनकी देखभाल करता है और उनसे जुड़ी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। और पूरे देश के वक्फ सिस्टम को सेंट्रल लेवल पर सुपरवाइज करता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। और ये काउंसिल वक्फ एक्ट 1954 के अंडर बनाया गया था, जो कि बाद में रिप्लेस हुआ वक्फ एक्ट 1995 से। और यही वो एक्ट है जिसमें चेंज के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है। और इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम है इन स्टेट वक्फ बोर्ड को गाइड करना, उनका ऑडिट करना और इंश्योर करना कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज का यूज सही तरीके से हो सके, जैसा कि उनका असली पर्पस है, कम्युनिटी वेलफेयर। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क है, फिर भी इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों? क्या सिस्टम में ही लूप होल्स है या फिर कुछ और? तो चैप्टर नंबर 2, द लूप होल्स। जैसा कि मैंने बताया कि वक्फ का मतलब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी वेलफेयर से, लेकिन क्या फैक्ट्स भी यही कहते हैं? सचार कमेटी 2006 की रिपोर्ट के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास उस टाइम 6 लाख एकड़ तक की जमीन थी, जिसकी वैल्यू थी 6000 करोड़ रुपीस। लेकिन सारी प्रॉपर्टी से रेवेन्यू कितना जनरेट होता होगा? सिर्फ और सिर्फ 163 करोड़ रुपीस। कहा 6000 करोड़ रुपीस और कहा 163 करोड़ रुपीस। मतलब कहीं ना कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज का ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और इन प्रॉपर्टीज का यूज उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम सिंगापुर से कंपेयर करें तो सिंगापुर में सिर्फ 200 प्रॉपर्टी से 42.7 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। साथ ही उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये जो मुतवल्ली होते हैं ये बहुत ही करप्शन करते हैं। हैरानी की बात यह है कि उन प्रॉपर्टीज का लोगों के लिए यूज करने की बजाय अपने खुद के फायदे के लिए यूज करते हैं। ये लोग स्कूल एंड मस्जिद बनवाने की जगह अपनी दुकानें खुलवा देते हैं और किराया अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रखे हैं, जैसे मेरठ का एक मुतवल्ली जो कि 625 यार्ड की लैंड को 1.35 करोड़ रुपीस में बेचने को तैयार हो गया और कहता है कि ये डील मेरे घर पर होगी और सिर्फ कैश में होगी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब सारा काम 2 नंबरी में होगा। एक और मेरठ का केस जिसमें मुतवल्ली 725 स्क्वायर यार्ड की जमीन को 4 करोड़ रुपीस में 99 ईयर्स की लीज पर देने को तैयार हो गया और बोला कि ये 99 ईयर्स के बाद में आपकी जमीन हो जाएगी। लेकिन दिक्कत सिर्फ मुतवल्लियों में नहीं है, बल्कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इन वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेती है। या तो वो रेंट दिए बिना इस जमीन पर कब्जा कर लेती है या फिर डेकेड पुरानी नॉमिनल रेंट्स को देकर इस जमीन को यूज करने लगती है। सोचिए, जो सरकार इन वक्फ प्रॉपर्टीज की रक्षा करने की जिम्मेदार होती है, वही कई बार ऐसे इलीगल ऑक्यूपेशन में शामिल हो जाती है। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जो प्रोटेक्टर है वही कब्जा करने वाला बन गया है। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ढंग से मैनेज किया जाए तो ये कितने करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करके देगा। लेकिन जब प्रोटेक्ट करने वाले ही अपने फायदे के लिए उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं तो उन जरूरतमंद लोगों तक इसका फायदा कभी नहीं पहुंच सकता। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब होती है जब ये लोग कभी कभी किसी आम आदमी की जमीन को बिना किसी प्रूफ के क्लेम कर लेते हैं। ना वो आदमी समझ पाता है कि इस जमीन का मालिक कौन है, ना उसके पास कोई सीधा रास्ता होता है इंसाफ तक पहुंचने का। चलिए, इन सब चीजों की बात हो ही गई है तो हम थोड़ा वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में समझते हैं।
जब वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है तो जो ओनर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाता है और ये भी कहा जाता है कि वक्फ ट्राइब्यूनल में सिर्फ वक्फ बोर्ड के ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ये झूठ है। जी हाँ, ये सरासर झूठ है। इसके पीछे की सच्चाई जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 83 पैरा 4 में साफ साफ लिखा है कि हर वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 लोग होते हैं। पहला चेयरमैन, जो कि एक स्टेट जुडिशियल ऑफिसर जिसका रैंक डिस्ट्रिक्ट सेशंस या सिविल जज से कम नहीं होता। दूसरा है स्टेट सिविल सर्विसेज का ऑफिसर जिसका रैंक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे मुस्लिम लॉ और जुरिस्प्रूडेंस की नॉलेज होती है। इनमें से 2 लोग तो स्टेट के ही मेंबर होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल ने फैसला ले लिया है उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। दरअसल सच तो ये कि अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 83 पैरा 9 में क्लियरली लिखा है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो ट्राइब्यूनल ने डिसीजन लिया है वो गलत हो सकता है, इलीगल हो सकता है, या फिर इसमें कुछ गलत तरीका अपनाया गया हो, तो हाई कोर्ट इस केस के रिकॉर्ड्स मंगा सकती है, डिसीजन चेक कर सकती है और जरूरत पड़ी तो डिसीजन को कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिवर्स कर सकती है और एक नया ऑर्डर भी पास कर सकती है। हाल ही में ही पार्लियामेंट में ये नया बिल पास हुआ है जिसमें वक्फ एक्ट 1995 में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस को भी जान लेते हैं। तो पहला है नॉन मुस्लिम मेंबर्स का शामिल होना। अब हर स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे और सीईओ भी मुस्लिम हो ये जरूरी नहीं है। साथ ही हर बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं मैंडेटरी होगी। नंबर 2, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन प्रॉपर्टी सर्विस। पहले सर्वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स किया करते थे, लेकिन अब उनसे सीनियर ऑफिसर्स क्या करेंगे। वक्फ या सरकारी प्रॉपर्टी का फाइनल डिसीजन अब ट्राइब्यूनल नहीं बल्कि ये ऑफिसर्स लिया करेंगे। नंबर 3 है वक्फ बाय यूजर क्लॉज को हटा दिया गया है। पहले बिना किसी डॉक्यूमेंट के सिर्फ लंबे समय तक रिलीजियस यूज होने पर भी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित हो सकती थी, लेकिन अब सिर्फ वही प्रॉपर्टी वक्फ मानी जाएगी जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर की गई हो या जिसका प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड हो। नंबर 4 है ट्रांसपेरेंसी के लिए पोर्टल। एक नया पोर्टल बनाया गया है जहां पर मुतवल्ली को 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी डिटेल सबमिट करनी होगी। साथ ही इस वक्फ एक्ट का नाम बदलकर उम्मीद मतलब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल कर दिया गया है। इससे हमें भी यही उम्मीद है कि इससे कम्युनिटी को फायदा मिलेगा, बाकी तो वक्त बताएगा। तो आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड को रिफॉर्म करने की जरूरत है या पूरे सिस्टम को ही रीथिंक करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।